Good morning, everybody. Welcome to my class. Today I am going to take class 10th Economics chapter 3 and the name of the chapter is Money and Credit. So let's proceed. तो आप जानते हैं कि आजकल मनी ही सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी देकर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, मगर पुराने समय में अर्लियर टाइम में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। करेंसी के बदले में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जब आप गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हो। यानी मान लो आपके पास राइस है और सामने वाले के पास वीट है, तो आप उसको राइस देते हो और वो आपको वीट देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम होने के लिए क्या जरूरी होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जरूरी होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए रेडी होंगे तभी बार्टर सिस्टम हो सकता था। तो इस प्रॉब्लम के कारण कभी कभी डिफिकल्टी आ जाती थी, क्योंकि एक को एक्सचेंज करना हो और दूसरे को एक्सचेंज ना करना हो तो प्रॉब्लम हो जाया करती थी एक्सचेंज में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट अगर कभी कभी नहीं होता था तो एक्सचेंज नहीं हो पाती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार्टर सिस्टम में जो ये गुड एक्सचेंज करने का जो सिस्टम था उसे बंद किया गया और मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे अगर सामने वाले को आपका सामान नहीं खरीदना है पर आपको उसका सामान खरीदना है तो आप मनी देके उसका सामान खरीद सकते हैं। इसीलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये मनी क्या होता है? मनी को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो मनी इज ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर ही होता है वो, मगर वो एक इंटरमीडिएट यानी बीच का काम करता है। वो किस चीज का इंटरमीडिएट करता है काम? इंटरमीडिएट का काम किसके लिए करता है? एक्सचेंज प्रोसेस के लिए करता है। यानी दो लोगों के बीच में एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है उसको करने के लिए ये एक इंटरमीडिएट की तरह यूज किया जाता है और इसे वाइडली एक्सेप्टेड कर लिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज के लिए। और ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम था उसको इसने सॉल्व कर लिया है। अब अर्लियर क्या था? जो मनी था वो मेटल फॉर्म में था, प्रीसियस मेटल यूज किया जाता था करेंसी के रूप में, मगर अब इसके बदले में पेपर यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब पेपर की तरह करेंसी है, पेपर है, ये तो एक जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है, तो इसे हम क्यों ले मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए? ये तो ना तो कोई गुड्स है जैसे कि राइस या वीट, ना तो कोई प्रीसियस मेटल है, तो क्यों इसे एक्सेप्ट किया जाए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो इसके कई रीजन है। सबसे पहले तो ये कि इस करेंसी को हमारा गवर्नमेंट चलाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। और इसे इशू कौन करता है? इस इंडिया का, इस कंट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है और आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ में लॉ ने इसे एक्सेप्ट किया है, लॉ ने इसे माना है मीडियम ऑफ पेमेंट के जैसे। यानी कोई भी आपको लॉ कहता है कि कोई भी ये रिफ्यूज नहीं कर सकता है, इसे मीडियम ऑफ पेमेंट में लेने के लिए कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। अब जब मनी आ गया कोई एग्जिस्टेंस में, तो धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते होते, मॉडर्न एज आते आते बैंक अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट्स भी एग्जिस्टेंस में आ गए। अब ये बैंक अकाउंट एंड डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? बैंक अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा मनी रखते हो। यानी कि मान लो आपको इनकम आता है, उस इनकम में से आप क्या करते हो? कुछ तो आप कंज्यूम कर लेते हो, कुछ आप इन्वेस्ट कर देते हो और कुछ आप सेविंग कर लेते हो। आप जो सेव करते हो वो पैसा आप कहाँ डाल देते हो? अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हो ताकि वो सेफ रहे। तो उस बैंक अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्योंकि जब आपकी डिमांड होती है, जब आपकी इच्छा होती है, जब आपको जरूरत पड़ता है, तब आप वो पैसा उसमें से निकाल सकते हो। यू कैन टेक आउट दैट मनी ऑन डिमांड। जब आपकी डिमांड होगी यू कैन टेक आउट दैट मनी, तो इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ये, मतलब ये किस लिए, जो इम्पोर्टेंस क्या है, इस बैंक अकाउंट से हमें इम्पोर्टेंस क्या मिलता है, क्या क्या फायदे होते हैं, उसको एक देख लिया जाए एक एक करके। तो सबसे पहला फायदा है, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू कैन विदड्रॉ एनी टाइम, जब चाहिए तब आप उसमें से विदड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड रीजन इसलिए है कि ये आपकी को सेफ्टी देता है, आपकी मनी को सेफ्टी देता है। आप घर पे रखोगे तो चोरी होने का डर रहता है, बट
आपके बैंक अकाउंट में वो सेफ रहता है। थर्ड, आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। घर पे आप पैसा रखे रहोगे अपने सेविंग अमाउंट तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मगर अगर आप उसे बैंक में रखोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बिना कैश के आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप आजकल ये दौर बहुत ज़्यादा चला है, आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर आपके पर्स में पैसा नहीं भी है तो आप बिना कैश के भी पेमेंट कर सकते हो अपने बैंक के दिए गए डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। फिफ्थ है कि इससे हमें जो चेकबुक मिलता है तो चेक काट करके हम बड़े से बड़ा पेमेंट भी बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब ये चेक क्या होता है, तो चेक को अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हो इट इज ए पेपर। ये भी एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है, किसको? बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है। इट इज ए पेपर विच इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट। तो वो बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जो पेपर है, जो चेक है, उसमें जो स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन है, जितना अमाउंट उसमें लिखा गया है, वो आपके अकाउंट में से, हमारे मतलब चेक देने वाले के पर्सन से के अकाउंट में से निकाल ले और जिसका नाम उस चेक में लिखा गया है उस इंसान को वो पेमेंट कर दे। तो इट इज जस्ट ए पेपर विच गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैंक that specific amount should be cutted from the person's account and should be paid to the person whose name is written on the checkbook. अब ये क्रेडिट एंड लोन क्या होता है? क्रेडिट एंड लोन एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में ये एग्रीमेंट होता है? ये डील किसके बीच में साइन की जाती है? ये एग्रीमेंट साइन की जाती है लेंडर एंड बारोवर के बीच में, यानी देने वाले और लेने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है। और वो एग्रीमेंट क्या होता है? बारोवर जो पैसा ले रहा है वो प्रॉमिस करता है कि तुमने जो मुझे पैसा दिया है या जो तुमने गुड्स दी है या तुमने जो सर्विस दिया है, मतलब देने वाला उसको कुछ भी दिया, जो भी लेने वाले ने उससे लिया है, जैसे या तो पैसा ले रखा हो या तो कोई गुड्स ले रखा हो या तो कोई सर्विस ले रखा हो, उसका पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा। उस स्पेसिफिक अमाउंट का पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा विद इंटरेस्ट। तो ये एक प्रॉमिस डील होती है लेंडर्स एंड बोरोवर के बीच में। अब ये क्वेश्चन आता है कि बैंक लोन आखिर देता कैसे है, किस तरह से वो लोन इशू कर देता है जो भी उसके पास आता है। क्या बैंक के पास इतना पैसा है कि जो भी उसको लोन लेने के लिए आए उसको वो लोन दे सकता है? तो नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपना पैसा, जो एक्स्ट्रा सेविंग का पैसा है, वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस डिपॉजिटेड पैसे को रख लेता है। फिर उस बैंक के पास जो लोग आते हैं मनी का डिमांड लेकर के कि हमें लोन चाहिए, उसी आपके रखे हुए पैसे को में से कुछ परसेंटेज वो निकाल करके उन देने वालों को दे देता है एक फिक्स टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि दे दिया तो फिर हमेशा के लिए दे दिया, उसको देता है एक फिक्स टाइम के लिए। तो जिसको वो देता है उसको वो एक एग्रीमेंट, एक डील साइन करना पड़ता है कि मैं ये पैसा इतने समय तक लौटाऊंगा विद इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाऊंगा और इंटरेस्ट भी लौटाऊंगा। तो वो आपका जब कुछ समय के बाद वो अमाउंट बैंक को रिटर्न कर देता है, जिसने पैसा लिया है, जिसने लोन लिया है, वो लोन वो रिटर्न कर देता है बैंक को विथ इंटरेस्ट। तो जब विथ इंटरेस्ट बैंक को वो लोन वापस कर देता है तो वो इंटरेस्ट को बैंक क्या करता है, डिवाइड कर देता है कुछ पार्ट्स में। कुछ पार्ट वो खुद के लिए रख लेता है क्योंकि वो एक सर्विस दे रहा है, वो दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। वो बारोवर के बीच में और आपके डिपॉजिटर के बीच में, दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। इसलिए वो अपने सर्विस के लिए उस इंटरेस्ट का कुछ पैसा रख लेता है और कुछ इंटरेस्ट का पैसा वो डिपॉजिट, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट कर रखा है, जो आपने सेविंग डिपॉजिट कर रखी है, वो कुछ पैसा वो आपके अकाउंट में डाल देता है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ वो कुछ इंटरेस्ट का पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है। इससे क्या होता है, डिपॉजिट करने वालों को भी इंटरेस्ट मिल जाता है, बैंक को भी इंटरेस्ट मिल जाता है और लोन लेने वालों को लोन भी मिल जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या लोन अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या लोन लेना चाहिए, कर्ज लेना चाहिए? तो देखो, ये सिचुएशन पे अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी हो सकता है। कभी तो ये आपके लिए बून है, एक वरदान है, और कभी ये आपके लिए कर्ज है, यानी कि एक अभिशाप बन जाता है और आप इसमें कभी कभी डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाते हो, यानी कि कर्ज के साइकिल में फंस जाते हो, और कभी कभी आपका इससे डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो ये
हर सिचुएशन में इसका अलग अलग जवाब हो सकता है कि क्या ये सही है, तो कभी तो ये सही होता है किसी किसी सिचुएशन में, और कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग कुछ सिचुएशन इसके। जैसे सिचुएशन 1 देख लीजिए कि एक आपको सपोज एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, उसको वो बिस्किट प्रोड्यूस करता है, उसको एक बिग फर्म की तरफ से ऑर्डर आता है बहुत सारे बिस्किट बनाने का, मगर उसके पास पैसा नहीं होता कि वो इतने सारे बिस्किट बना सके। तो वो क्या करता है, वो बैंक से लोन लेता है, क्योंकि उसको एश्योरेंस है कि मैं बिस्किट बनाऊंगा तो मेरे जो ऑर्डर है मैं उसको फुलफिल कर दूंगा, और फिर वो बिग फर्म मुझे पेमेंट कर देगा, जिससे मैं बैंक का लोन लौटा दूंगा। और उसके पास पैसा होता नहीं है, इसलिए वो बैंक से लोन लेता है। बैंक से लोन लेने से उसका क्या फायदा होता है, वो अपना प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके वो बिग फर्म को भेज देता है और प्रॉफिट कमाता है। उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने लिए हुए लोन के साथ इंटरेस्ट के रूप में पे करके बैंक को पैसा वापस कर देता है, और कुछ प्रॉफिट उसके खुद के हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका इसमें डेवलपमेंट हुआ उस आदमी का, क्योंकि अगर बैंक उसको लोन नहीं देता तो वो इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर पाता और इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, बैंक का लोन उसके लिए क्या हुआ, बून हुआ, एक वरदान हुआ। पर आप सिचुएशन 2 देखिए। अब सिचुएशन 2 में क्या होता है, सपोज एक फार्मर है, उसने लोन लिया अपने कल्टीवेशन, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। उसने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर, इरिगेशन, डिफरेंट चीज़ों में अपनी पैसे को इन्वेस्ट किया, मगर किसी कारण से उसका क्रॉप फेल हो जाता है। तो फेल हो जाएगा तो उसको पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो लोन पे बैक नहीं कर पाएगा, और जब वो लोन पे बैक नहीं कर पाएगा तो बैंक तो जब लोन देता है तो उसको बैक चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी पेपर है, उसका जो लैंड का पेपर है, उसमें उस लैंड का कुछ पार्ट वो ले लेगा एज ए पेमेंट। तो इससे क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हुआ, उस फार्मर का कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, साथ में उसका कुछ लैंड का पार्ट भी चला गया। तो इस केस में क्या हुआ, लोन एक कर्स हो गया, एक अभिशाप हो गया। तो लोन आपका गुड है या बैड है, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अभी ये डेब्ट ट्रैप क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो आपका फॉर्मल सेक्टर की जगह ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। वहाँ से जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो इंटरेस्ट के ही चक्कर में फंसे रह जाते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं कर पाते, और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है उनका। तो जब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो वो इंटरेस्ट ही करते रह जाते हैं और लोन तो पे ही नहीं कर पाते, और वो एक डेप्ट साइकिल में इनका ये कर्ज हमेशा के लिए चलता ही रह जाता है और इससे वो छुटकारा नहीं पा पाते। इसी को कहा जाता है डेप्ट ट्रैप, यानी डेप्ट के जाल में फंस जाते हैं इस तरह से वो। तो इससे कहा जाता है डेप्ट ट्रैप। अब जो ये लोन दिया जाता है, ये क्रेडिट दिया जाता है, उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं। जब आप अरेंज करते हो, लोन अरेंज करते हो, तो आपको 4 एस्पेक्ट से डील करना पड़ता है। एक होता है इंटरेस्ट रेट, एक होता है कोलैटरल, थर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ वन इज मोड ऑफ पेमेंट। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट और कोलैटरल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहले आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट बता देती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है पेपर वर्क, जो कि अगर आपको लोन दिया जाता है तो काफ़ी पेपर वर्क, एग्रीमेंट, साइन, ये सब किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, आप कैश के थ्रू पेमेंट करोगे या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे, किस तरह से आप पेमेंट करोगे या पेमेंट लोगे। अब इंटरेस्ट रेट और कोलैटरल क्या होता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो एग्रीमेंट में फिक्स्ड होता है, फिक्स किया जाता है एक रिटर्न ऑफ लोन, मतलब कि अगर आप लोन ले रहे हो, मान लो आप 500 रुपीज़ ले रहे हो, तो आप रिटर्न कितना करोगे, आप 500 लेकर के 500 ही रिटर्न करोगे, तो मुझे 500 देने से फ़ायदा क्या हुआ। तो बैंक क्या करता है, 500 अगर देता है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट लेता है, कुछ पैसा फिक्स करता है कि आपको इस जो लोन अमाउंट है उसमें उससे 5% बढ़ के देना पड़ेगा या 10% बढ़ के देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट, वो जो पेमेंट होता है जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो फिक्स किया जाता है और वो एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है कि जब आप लोन पे करोगे तो आप उस पर कितना इंटरेस्ट
दोगे, उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। हर चीज़ का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। जैसे आप अगर हाउस लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग चलता है, अगर आप व्हीकल लोन्स लोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग चलता है, अगर आप पर्सनल लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग चलता है। तो जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको एग्रीमेंट पेपर में लिख दिया जाता है कि आप लोन के अमाउंट के साथ साथ कितना इंटरेस्ट पे बैक करोगे, इसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। अब कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल एक एसेट या प्रॉपर्टी होता है जो बोरोवर का होता है, जो मांगने आया है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एसेट होती है, जिसको बैंक एज ए गारंटी अपने पास रख लेता है। मान लो बैंक किसी को लोन दे रहा है, हो सकता है वो लोन पे बैक ना करे, तब तो बैंक का लॉस हो जाएगा। तो ये गारंटी कि वो मुझे पे बैक करेगा लोन, इसके लिए वो उसका कुछ प्रॉपर्टी पेपर अपने पास गिरवी रख लेगा, अपने पास एज ए डिपॉजिट रख लेगा। और जब वो उसका लोन पे बैक कर देगा, जब बैंक को जब बोरोवर सारा पे बैक कर देगा लोन विथ इंटरेस्ट, तो वो उसका प्रॉपर्टी पेपर उसको लौटा देगा। तो कोलैटरल बेसिकली क्या होता है? एक प्रॉपर्टी पेपर या कोई एसेट होता है जो बैंक एज ए गारंटी अपने पास रखता है लोन देने से पहले। तो आपने देखा कि लोन का जो क्रेडिट अरेंजमेंट होता है उसमें चार एस्पेक्ट्स होते हैं, चार इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट रेट, एक होता है कोलैटरल, और तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो पेपर वर्क होते हैं, और फोर्थ वन इज मोड ऑफ पेमेंट, यानी किस मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कैसे आप पेमेंट करोगे। अब ये लोन कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, क्या क्या सोर्सेस हैं लोन लेने के? तो लोन लेने के दो सोर्सेस हैं, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इसी पर्पस के लिए बने हैं, पैसा लेने देने के लिए ही बने हैं। तो उसमें क्या आते हैं? बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जिसके कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, जिसमें कौन आता है? आपका फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई कभी बॉस आ जाए, कभी रिलेटिव्स आ जाए, मतलब किसी भी इंसान से जब आप लोन लेते हो पर्सनल लेवल पे, तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर का लोन कहा जाता है। इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के डिफरेंस को देखिए, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इट इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। इसको कौन कंट्रोल करता है? सारे बैंक, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इनफॉर्मल सेक्टर को कोई कंट्रोल नहीं करता, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ये खुद के बॉस होते हैं। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आरबीआई कंट्रोल कर रहा है तो आरबीआई उनके इंटरेस्ट को फिक्स करता है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, चाहे वो देने वाले की मर्जी, वो 5% इंटरेस्ट लगा रहा है कि 50% इंटरेस्ट लगा रहा है, उसकी मर्जी होती है। आपका जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें क्योंकि आरबीआई कंट्रोल कर रहा रहता है, आरबीआई उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, तो जनरली आप जब इनफॉर्मल सेक्टर से उसके इंटरेस्ट को कंपेयर करोगे ना, तो फॉर्मल सेक्टर का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है और इनफॉर्मल सेक्टर का इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। अब एग्जाम्पल देख लें। फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनफॉर्मल सेक्टर में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, बॉस, ईटीसी। अब हम देखेंगे कि आरबीआई का रोल क्या होता है। आरबीआई का जो सबसे बड़ी मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सारे बैंकों की हेड होती है। वो क्या करती है? फर्स्ट उसका फंक्शन होता है वो कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, सारे बैंक को कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना, देखते रहना कि वो क्या काम कर रही हैं, उनके सारे फंक्शन को सुपरवाइज करना, प्लस उनके लोन के सोर्सेस, कैसे लोन दे रहे हैं, कैसे लोन ले रहे हैं, ये सब चीज़ों को वो सुपरवाइज करती है। यानी सारे तरह से, पूरी तरह से सारे बैंक को ये कंट्रोल एंड सुपरवाइज करती है। दूसरा फंक्शन क्या होता है आरबीआई का? आरबीआई का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो देखती है कि जो बैंक अपना सारा जो डिपॉजिट, जो हम डिपॉजिट मतलब जो सेविंग हम करके बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं, वो उस डिपॉजिट को क्या करता है? लोन की तरह देता है। तो आरबीआई ये देखती है कि वो पूरा का पूरा पैसा ही ना दे दे लोन की थ्रू, एटलीस्ट 15% वो डिपॉजिटेड मनी को अपने पास रखे। क्यों? इसलिए क्यों रखा जाए? क्योंकि जैसे मान लो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और अगर मुझे डिमांड आ गया, कुछ ज़रूरत पड़ गई और मैं बैंक में मांगने गई,
तो बैंक ये नहीं कह सकता कि मैंने तो आपका पैसा लोन में दे दिया, बैंक को उस समय मेरा पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो अगर जो डिपॉजिटर है, हो सकता है कि बैंक में पैसा वापस लेने चले जाए, तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए उसको रिटर्न करने के लिए। इसीलिए अपने जो डिपॉजिटेड मनी है उसका 15% बैंक को रखना है, और आरबीआई ये देखती है कि कम से कम 15% बैंक अपना पैसा अपने पास रखे। आरबीआई साथ में ये भी चेक करती है कि लोन जो दिया जा रहा है वो केवल रिच लोगों को नहीं दिया जा रहा है, पुअर लोगों को भी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये भी देखने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। आरबीआई ये भी देखती है कि कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा तो पुअर लोगों को लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और पुअर लोग लोन नहीं ले पाएंगे। तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा देखती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, ताकि स्मॉल बिजनेसमैन को या पुअर लोगों को हेल्प हो सके और कंट्री को डेवलप किया जा सके। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या एडवांटेज है बैंक का, तो आप इसके एडवांटेज एक बार देख लें। ये प्रमोट करता है बहुत सारे बिजनेस को, चाहे स्मॉल हो या बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस लोन लेकर के स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये किसको? बिजनेस को प्रमोट करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ये बैंक आपका बहुत हेल्प करता है। मान लो आप अपना कोई सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बैंक से लोन लेकर के उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बैंक हेल्प करता है। साथ में बैंक आपको कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फोर्थ, आपको ये मीडिएटर की तरह काम करता है। किसके बीच में मीडिएटर करता है? जो मनी डिपॉजिट करते हैं, जिनके पास सरप्लस मनी होता है, जो डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा, और वो जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, जो पैसा मांगने आते हैं, जो लोन लेने आते हैं, उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? बैंक करता है। साथ में बैंक आपको सेफ्टी देता है, आपकी पैसे की सेफ्टी देता है, कन्वीनियंटली आपको पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है, और आपके डिपॉजिट मनी में आपको इंटरेस्ट भी देता है। अब कुछ स्टैटिस्टिक लोन और क्रेडिट के हम देख लें। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखें। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे इंडिया में जो लोन दिया जाता है, 50% वो लोन फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है और 50% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। हालांकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत हाई इंटरेस्ट लेती है, तब भी 50% लोन हमारे कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर से और 50% फॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है, 90% रिच लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो लोन कहाँ से ले रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। हालांकि ना, जो फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट दे सके, मगर ये अपना ज़्यादातर लोन कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ताकि इनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। और 85% दूसरी तरफ आप देखोगे, पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोन कहाँ से ले रहे हैं? वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ एक तो पहले ही ये गरीब है, इनफॉर्मल सेक्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तब भी ये अपना ज़्यादातर लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये क्या होता है? इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं आपके। आप ये ग्राफ देख लें। जैसे आप ये ग्राफ में आपका क्या है, ये जो ब्लू कलर है वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है, और जो पर्पल कलर है वो आपका फॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है। तो आप देखोगे फर्स्ट वाला पाई डायग्राम देखें आप, जो पुअर लोगों का पाई डायग्राम है, वो क्या दिखा रहा है? 85% वो लोग कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, और 15% वो लोन कहाँ से ले रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। फोर्थ वाला पाई डायग्राम अगर आप देखोगे तो 90% रिच लोग कहाँ से ले रहे हैं अपना लोन? वो लोग 90% लोन ले रहे हैं अपना फॉर्मल सेक्टर से, जहां उनको कम इंटरेस्ट लगता है, और सिर्फ 10% वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। इसके अलावा आपके और दो पाई चार्ट्स हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा कि कौन कितना परसेंटेज ले रहा है कहाँ से। एक है आपका वो हाउस होल्ड जिसके पास कुछ एसेट है, और दूसरा आपका थर्ड नंबर पे वो हाउस होल्ड है जिसके पास बहुत ज़्यादा एसेट है। अब ये क्वेश्चन होता है कि आपने देखा कि पुअर लोग ज़्यादातर कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है इनको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का? जब फॉर्मल सेक्टर कम इंटरेस्ट में लोन देता है, तो क्यों ये इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? इसके कई रीज़न है, आप वन बाय वन वी विल एनालाइज। फर्स्ट रीज़न क्या है कि ये लेस एडुकेटेड होते हैं, उतने ज़्यादा एडुकेटेड होते नहीं हैं। तो ये जो बैंक का जो पेपर वर्क होता है, ये उनके खास समझ में आता नहीं है।
तो ये जब समझ में आता नहीं है तो इसको वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे डरते हैं, इस पेपर वर्क के चक्कर में नहीं फंसना चाहते क्योंकि काफ़ी कम एजुकेटेड होते हैं, तो इस चक्कर में वो बैंक के पास नहीं जाते और बैंक से लोन नहीं लेते। सेकंड क्या रीज़न है? सेकंड रीज़न ये है कि हमारे जो रूरल एरिया वहाँ पे उतने ज़्यादा बैंक है ही नहीं, बहुत कम बैंक है, तो इनको लोन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बड़े बड़े शहर में जाना पड़ेगा। अब ये बाहर बड़े बड़े शहर में जाना, वहाँ रहना, वहाँ लाइन में लगना, वहाँ पे लोन इशू कराना, ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। थर्ड रीजन क्या है? मान लो उनके गांव में बैंक आ भी गया तो इनके पास कोई कोलैटरल, कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी पेपर तो होता नहीं है, तो बैंक तो बिना प्रॉपर्टी पेपर के लोन तो देगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि इनके पास कोई कोलैटरल नहीं होता, कोई एसेट नहीं होता, इसलिए ये बैंक से लोन नहीं ले पाते। तो जब ये फॉर्मल सेक्टर से नहीं लोन ले पाते तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जैसे जमींदार, लैंडलॉर्ड या किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव्स के थ्रू लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे करते हैं। अब ये हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये क्या है? ये कौन सी सोसाइटी होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है? ये वो सोसाइटी होती है जो आपके जो ये प्रॉब्लम हो रही है रूरल सेक्टर में कि उनके पास कोलैटरल नहीं होता, उनके पास एसेट नहीं होता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये ग्रुप बहुत काम आती है। तो ये क्या होती है? ये होते हैं एक ग्रुप मेंबर्स होते हैं, पुअर लोगों को हेल्प करने का, उनके कोलैटरल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कोलैटरल देना पड़ता है बैंक को गारंटी की तरह, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये ग्रुप काफ़ी हेल्प करती है। ये ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 to 20 मेंबर्स होते हैं रफली। इसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी सेविंग हर मंथ एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं, एक जगह कलेक्ट करने लगते हैं अपनी मंथली सेविंग। उसके बाद जब ये सेविंग अमाउंट जो ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं हर मंथ, वो जब एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और वो अमाउंट बन जाता है तो उसको वो एक एसेट की तरह रख लेते हैं अपने पास। फिर इनके ग्रुप मेंबर में से किसी भी मेंबर को मान लो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये जो एसेट है, ये अमाउंट है, वो बैंक को दे देते हैं। बैंक उसको कोलेटरल एक एसेट की तरह अपने पास रख करके जिसको लोन चाहिए उसको लोन दे देता है। बाद में वो जो लोन लिया है वो लोन रीपे कर देता है और इनका ये जो कोलेटरल, ये एसेट, ये जो सेविंग अमाउंट है वो उन मेंबर को वापस मिल जाती है इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरह से उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? कोलैटरल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उनके पास गारंटी देने के लिए प्रॉपर्टी हो गई। तो ये ग्रुप ही मिल करके अपने इस कोलैटरल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। तो ये दोनों जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो एक ही जैसी होती है, मगर इनमें एक डिफरेंस होता है जो कि ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप होता है। प्रोफेशनल मतलब एक ही प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, या तो वो सारे के सारे फिशरमैन हो, या तो सारे के सारे फार्मर हो, या तो सारे के सारे वीवर हो, मतलब एक ही प्रोफेशन में बिलोंग करने वालों का प्रोफेशनल ग्रुप से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। मगर जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें डिफरेंट प्रोफेशन के लोग मिलकर के ग्रुप बनाते हैं। ये रूरल एरिया में आसपास में रहकर जो नेबरहुड में रहते हैं ये लोग मिलकर के ये ग्रुप बनाते हैं, स्पेशली वुमेन्स बनाती हैं ये ग्रुप, और ये डिफरेंट प्रोफेशन को बिलोंग कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक में सेम प्रोफेशन से हैं सब लोग, और एसएचओ यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिफरेंट प्रोफेशन से हैं ये लोग। मगर ये दोनों ही ग्रुप आपके कोलैटरल के प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक एसेट की तरह जो यूज कर रही हैं इस अपने सेविंग अमाउंट को, ये काफी हेल्पफुल एंड सक्सेसफुल रही है रूरल एरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्पेशली जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचओ है, ये क्योंकि ये रूरल एरिया के आसपास के लोगों का मिलके बनाया हुआ ग्रुप है, तो ये डिस्कशन के थ्रू केवल अपने ये मनी के प्रॉब्लम को नहीं डील करती, ये सोशल इश्यू को भी अपना जब मिलते रहते हैं ये लोग मीटिंग करते रहते हैं तो कई सोशल इश्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये लोग। और ये औरतों का ग्रुप है मोस्टली, तो इससे क्या होता है, ये औरतें जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट, वुमेन सेल्फ सफिशिएंट बनने में इसको हेल्प मिलता है इस ग्रुप के थ्रू। तो ये दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल है हमारे रूरल एरिया के क्रेडिट एंड मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यह आपका यहीं पे चैप्टर्स एंड होता है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट भी दिया है, तो या तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर ले, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट आउट निकाल ले, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।